हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा फेडरलिज्म। आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर था सिविक्स का पावर शेयरिंग, उसको हम कवर कर चुके हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फेडरलिज्म का, जो आपका सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने पावर शेयरिंग में करे थे। आपको पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है वो रिकैप करना पड़ेगा, देन उसी चैप्टर को लेकर आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, कि किसी भी कंट्री के लिए फेडरलिज्म का होना जरूरी है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों के आंसर हमें इस चैप्टर को करने के बाद ही मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है हमारा क्या, फेडरलिज्म। और आज इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम, फेडरलिज्म सिस्टम, इन सारे सिस्टम को पढ़ेंगे एंड गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए फर्स्ट हमारा व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? और यहाँ पर आप कहोगे मैम ये तो श्रीलंका है और ये बेल्जियम है, जो कि किस चैप्टर का था आपका, जो कि आपके पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का था। तो यहाँ पर इनका क्या काम, हाँ वैसे तो कोई काम नहीं है, बट थोड़ा सा हम इस फेडरलिज्म वाले चैप्टर को पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से रिलेट करेंगे। ठीक है, आपने वहां पर क्या देखा था कि बेल्जियम जो कंट्री थी, बेल्जियम में अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने के लिए उसने क्या किया था, बेल्जियम ने पावर को डिवाइड कर दिया था। किया था या नहीं किया था? किया था। बेल्जियम ने सेंट्रल हो गया और स्टेट हो गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, इन तीनों पार्ट्स में अपनी पावर को डिवाइड कर दिया था। तो इससे देखो एक चीज और समझ में आती है कि कहीं ना कहीं पावर को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट में। और हमने 3 ऑर्गन्स भी पढ़े थे, उसमें भी पावर डिवाइड थी, लाइक आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे जो कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत यूजफुल है। और अब हम 3 लेवल्स को भी हमने पढ़े थे, सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो बेल्जियम था, बेल्जियम ने क्या करा था, अपनी पावर को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया था। कुछ पावर सेंटर के पास में थी, कुछ पावर स्टेट के पास में थी एंड बाकी की जो पावर थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में आ गई थी। बट क्या बेल्जियम ने इस चीज को किया था? क्या बेल्जियम ने भी अपनी कंट्री में पावर को डिवाइड किया था, पावर को शेयर किया था? तो आप बोलोगे नहीं मैम, क्योंकि श्रीलंका में जो पूरी की पूरी वॉर चल रही थी, कहीं ना कहीं एथनिक ग्रुप को लेकर वो वॉर इसीलिए थी कि बेल्जियम ने पावर शेयर नहीं करी, सॉरी श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी थी। किस कंट्री ने करी थी? बेल्जियम ने पावर को शेयर किया था। ठीक है, ये था बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर किसी एक के हाथ में हो। तो यूनिटरी सिस्टम किसका था? श्रीलंका था, क्योंकि श्रीलंका में सारी की सारी पावर उनके जो सिन्हाला थे उनके हाथों में थी। और बेल्जियम शिफ्ट हो गया था यूनिटरी से किसकी तरफ? फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया था, शेयर कर दिया था। श्रीलंका continues to be for all practical purpose unitary system where the national government has all the powers। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में सारी की सारी ही पावर किसके पास में थी? नेशनल जो गवर्नमेंट थी वहां पर सारी की सारी पावर उसके हाथ में चली गई थी श्रीलंका में। और जबकि बेल्जियम के अंदर में क्या हुआ था? बेल्जियम के अंदर में उसकी जो पावर थी वो सारी की सारी पावर सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी, इन तीनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में या लेवल्स में डिवाइड हो गई थी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि फेडरलिज्म इन दोनों में से किस कंट्री के अंडर में था, तो आप बोलोगे कि मैम जो फेडरलिज्म था वो तो बेल्जियम में था, जबकि श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं था। अब आपने ये तो बता दिया कि बेल्जियम में फेडरलिज्म था। तो फेडरलिज्म एक्चुअल में है क्या? पावर का डिवाइड होना ही क्या फेडरलिज्म है? अगर हम पावर को शेयर करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, क्या यही हमारा फेडरलिज्म है? मे बी हो भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीजें कि बेल्जियम में पावर शेयर करे तो ये फेडरेशन हो गया, फेडरलिज्म। और श्रीलंका ने पावर डिवाइड नहीं करी, पावर को शेयर नहीं करा, तो ये एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गई। श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं है।
ओके, जैसे कि नेक्स्ट हमारा व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. बेल्जियम नहीं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है। सेंटर के पास तो देखो पावर रहेगी क्योंकि वो मेन है, सेंटर है, और सेंटर के बाद उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूटेंट्स यूनिट्स हैं उन सबके पास में क्या रहेगी, पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद इसके अलावा सेंटर के अलावा जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट्स है, लाइक आपकी स्टेट हो गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई या लोकल गवर्नमेंट हो गई, तो ये हमारी क्या दिखेंगे, ये हमारी फेडरलिज्म का सिस्टम है जिस कंट्री के अंदर पावर्स को एक से ज्यादा लेवल्स में, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में डिवाइड किया गया है, तो उस कंट्री को हम फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। अब आप इसको पहचानोगे कैसे? देखो, कोई स्टैंप लगाकर तो घूम नहीं रहा है कि हम फेडरल कंट्री हैं, हम फेडरल कंट्री हैं, हम फेडरल कंट्री हैं, और कुछ जिन फेडरल नहीं इन्होंने स्टैंप नहीं लगाया। आप इसको पहचानोगे कैसे कि किस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है? तो जिस कंट्री ने पावर को डिवाइड कर रखा है अपने नेचर से। फेडरलिज्म का मतलब है कि उसका नेचर ही है पावर्स को डिवाइड करना। अगर पावर डिवाइड है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अगर उस पर फोर्सफुली इफेक्ट नहीं डाला गया है और उस कंट्री में पावर डिवाइड हो रही है, तो कंट्री एक फेडरलिज्म है। ओके, तो ये हमें पता चलेगा जब हम उसके फीचर्स को समझेंगे, हम उसके फीचर्स को देखेंगे, तब हमें जाकर ये पता चल पाएगा कि उस कंट्री में फेडरलिज्म है या फिर नहीं है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए। लाइक कम्युनिटी या लोकल गवर्नमेंट नहीं भी है तो चलेगा, बट सेंटर और स्टेट तो होना ही चाहिए। मीन्स 2 लेवल की जो गवर्नमेंट है वो होनी ही चाहिए, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल लेवल की गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, तो मीन्स उस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म कब होगा उस कंट्री में? जब 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे उसमें। बोथ दीज लेवल्स of government enjoy their power independent of the other। और इसमें क्या होता है, दोनों ही लेवल्स, ठीक है, दोनों ही लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली, ठीक है, किसी के फोर्स में आकर नहीं, इंडिपेंडेंट होकर वो अपनी पावर को एंजॉय करती है। सेंटर अपनी पावर को एंजॉय करती है और स्टेट अपनी पावर को एंजॉय करती है। दोनों अपनी अपनी पावर को एंजॉय करती है और इंटरफेयर करने का भी कोई चांस नहीं है। मतलब स्टेट सेंटर को इंटरफेयर नहीं कर सकती और जो सेंटर है वो स्टेट को इंटरफेयर नहीं कर सकती। दोनों की अपनी पावर है, दोनों अपनी पावर को एंजॉय करती है। हाँ, बट कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो जिसमें सेंटर है वो स्टेट को बोल सकती है क्योंकि अपर लेवल है सेंटर का। बट वो कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें जो सेंटर है वो स्टेट को कमिट कर सकती है, बोल सकती है कि किसी भी चीज़ के लिए, या अगर कभी कोई लॉ बनता है तो उस चीज़ के लिए जो सेंटर है वो स्टेट को बोल सकती है, बट उसकी सिचुएशन होगी, उसकी कंडीशन डिफरेंट होगी। One of the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest। देखो, वन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट होती है पूरी की पूरी जो कंट्री है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सेंटर है वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसके जो फ्यू सब्जेक्ट्स उसके पास में, देखो फ्यू सब्जेक्ट्स इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो स्टेट के पास में होंगे और कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल के पास में होंगे। जो फ्यू सब्जेक्ट सेंटर के पास में होंगे वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होंगे, मीन उसको पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपके सेंटर की गवर्नमेंट है क्योंकि पावर्स के पास में डिवाइड है ना। Governments and the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administrating of their state। अब यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके पास जो उसके प्रोविंसेस हैं, जो उसको स्टेट दिए गए हैं, वो डे टू डे उनको एडमिनिस्ट्रेट करेगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। जो रूल्स बनाए जाएंगे वो स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, तो वो अपनी जो पावर स्टेट के पास में है वो उसको फॉलो करेंगे, वो सेंटर को जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, मीन्स दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको हमने क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, सेंटर की अपनी और स्टेट की अपनी। कुछ पावर सेंटर के पास में है एंड कुछ पावर आपके स्टेट के पास में है, जो दोनों ही अपनी पावर को एंजॉय करते हैं और कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, आइए अब हम फेडरेशन में और यूनिटरी सिस्टम में इनका डिफ्रेंशिएट पढ़ते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम यूनिटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल लेवल। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो यूनिटरी में क्या होता है, सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर है, मैं बता देती हूँ। अब गवर्नमेंट है, मान लो ये एक गवर्नमेंट है, ये एक लीडर है, ठीक है। अब बाकी जितने भी लोग होंगे ना वो इसके सारे सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। ये सारे क्या होंगे इसके, ये सारे के सारे इसके सबऑर्डिनेट होंगे। ये मेन पर्सन होगा और ये इन सब पे क्या करेगा, रूल करेगा। जो ये बोलेगा इन सबको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। इनके अपने पर्सनल कोई भी पावर नहीं है, इनके अपने पर्सनल कोई भी राइट्स नहीं है। ये मेन पर्सन होगा, ठीक है। अब इसके जो रूल्स बनेंगे वो इन सबको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो एक पर्सन कभी कंट्री अकेले नहीं चला सकता, अकेले कोई काम नहीं कर सकता, उसको कुछ लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, बट डिपेंड ये करेगा वो लोग। मैं चाहे तो ये कर सकूँ, मैं पावर बांट दूँ, आपके पास ये पावर है, आप इससे रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे से पूछने नहीं आओगे। बट इसके अंदर में क्या है, ये लोग हर चीज के लिए इससे परमिशन मांगेंगे कि ये काम हमें करना है या फिर हमें नहीं करना। और वही फेडरल में क्या होता है, फेडरल में एक मेन पर्सन है, ठीक है। अब उसने पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ पावर इसके पास दे दी, कुछ पावर इसको दे दी, कुछ पावर इसको दे दी और कुछ पावर इसको दे दी। अब इस पर्सन ने, ये सेंटर बोल सकते हो आप इसे, ये सेंटर है। अब सेंटर ने क्या करे, पावर को डिवाइड कर दिया और ये आपकी स्टेट है, ठीक है। ये क्या है, आपके स्टेट है। अब इसने सारी पावर किस में डिवाइड कर दी, स्टेट में। एक स्टेट को पावर दी। अब इनको बार बार इससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इसके पास में कुछ पावर, इसके पास में कुछ पावर, इसके पास में कुछ पावर और इसके पास में कुछ पावर, ये अपनी अपनी पावर को अलग अलग एंजॉय कर सकते हैं सेपरेटली। अपने स्टेट के अंदर अगर इन्हें कोई रूल भी बनाना है तो वो इजिली उस रूल को बना सकते हैं और सेंटर आके उनसे ये नहीं करेगी कि आपने ये रूल क्यों बनाया या ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, मतलब उनसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगी सेंटर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यूनिटरी में क्या होता है, मेन पर्सन ये है, ये इन सबको ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर को ये लोग फॉलो करेंगे। फेडरल सिस्टम में ऑर्डर नहीं मिलता, लोगों को पावर ही डिवाइड कर दी जाती है कि आपके पास ये पावर है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये है कि ये जो सेंटर है, मेन पर्सन है जो, ये ऑर्डर देगा। वहां पर ऑर्डर नहीं है, पावर को ही डिवाइड कर दिया है। तो यूनिटरी में एक लेवल की गवर्नमेंट है, फेडरल में ये दोनों ही है, वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो गई और ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई। अपनी अपनी पावर सबके पास अपने अपने एरिया में एंजॉय कर रहे हैं। बट क्या यूनिटरी में ऐसा है, नहीं, यूनिटरी में ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि बाकी सब इसके सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल लेवल के, और यहाँ पर गवर्नमेंट ही टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन पर्सन होगा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, वो ऑर्डर पास करेगी, लोग उसके ऑर्डर को मानेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बट फेडरलिज्म में उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता, उनको पावर ही शेयर कर दी जाती है। नेक्स्ट है,
द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन होता है वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो सुप्रीम पावर बोलेगी वो लोग उस काम को करेंगे। द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हैज एलिगेटेड टू देम, वो कभी भी उनको हटा सकते हैं, कभी भी उनको रख सकते हैं। देयर पावर्स में बी ब्रॉड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी जो पावर होती है वो ब्रॉड एंड होती है, बड़े टाइप में फैली हुई भी होती है और नैरो भी होती है, क्योंकि वो एक ही जो लेवल की गवर्नमेंट है सिर्फ वही सारे काम करेगी, इसलिए ये नैरो भी है। वो अकेले संभाल रही है पूरे कंट्री को, तो इसलिए ये ब्रॉड एंड भी है। बट यहाँ पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर निकल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके खुद के पास में उसकी खुद की पावर होती है, वो आंसरेबल भी नहीं होती किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये फेडरलिज्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो और उसमें स्टेट को ऑर्डर नहीं मिलता और वो आंसरेबल नहीं है कि वो सेंटर को किसी भी चीज के लिए आंसर दे, उसके पास अपनी पावर है, वो अपनी पावर का यूज कैसे भी कर सकती है। बट यहाँ पर यूनिटरी में क्या है, सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होगी और बाकी सब उसके सब यूनिट्स होंगे जो उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन था फेडरलिज्म का और यूनिटरी का। आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि फेडरलिज्म क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके हर बार एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन पर बनता है। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब देखिए हर चीज के कुछ की फीचर्स होते हैं, ठीक है, हर स्टेट के हर चीज के कार के अपने की फीचर्स है, हर चीज के की फीचर्स होते हैं, तो फेडरलिज्म के भी कुछ अपने की फीचर्स हैं। इन की फीचर्स को पढ़ने के बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम आर, ये उनके की फीचर्स दे रखे। फर्स्ट पॉइंट हमारा, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर 2 टीयर्स। देखिए जो फेडरलिज्म में गवर्नमेंट होती है ना, वो या तो 2 या फिर मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर टीयर्स का मतलब है लेवल्स, ठीक है, टीयर्स मीन्स लेवल। 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी, 1 लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी। याद रखना, जहां भी आपको 1 लेवल की गवर्नमेंट दिखाई दे रही है तो वहां पर कौन सा सिस्टम है, वहां पर यूनिटरी सिस्टम है। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, आपका फेडरलिज्म है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट दिया है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने भी टीयर्स की गवर्नमेंट हो, 2 लेवल की, हम 2 लेवल का एग्जांपल लेते हैं, बाय चांस 2 लेवल की गवर्नमेंट है, वो गवर्न करती है द सेम सिटीजन, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। अब ये ज्यूरिडिक्शन क्या होता है ये भी मैं भी बताऊंगी। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक चीज बताइए, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये कंट्री है, ये पूरी कंट्री है। अब इस पूरी कंट्री के अंदर ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है और इस स्टेट्स के अंदर ये लोग हैं, ठीक है, ये पीपल्स है, लोग है। अब मुझे बताइए, देखो ये एक जो स्टेट है ये इन लोगों के ऊपर रूल कर रहा है, राइट? ये स्टेट इन लोगों के ऊपर रूल कर रहा है, ये स्टेट इन लोगों के ऊपर, मतलब हर स्टेट अपने लोगों के ऊपर रूल कर रहा है और इन सब पे रूल कर रहा है सेंटर, ये सेंटर है, ओके, ये सेंटर है, सेंटर इस सब पे रूल कर रहा है। तो क्या ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट के जो सिटीजन्स हैं वो डिफरेंट है या फिर सेम है? तो सिटीजन्स जो है वो सेम है। देखो सेम सिटीजन पे स्टेट भी रूल कर रहा है और उसी सिटीजन पे सेंटर भी रूल कर रहा है। अब स्टेट की सिटीजन अलग और सेंटर की सिटीजन अलग थोड़ी है, स्टेट भी सेम सिटीजन्स पे रूल कर रहा है और जो सेंटर है सेंटर भी सेम सिटीजन्स पर ही रूल कर रहा है। बट
बात यह है कि दोनों का जो ज्यूरिडिक्शन है वो अलग है। अब देखिए ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन ये होता है किसी का कितना एरिया, ये स्टेट है, ओके, ये स्टेट है। अब इस स्टेट का पूरा ज्यूरिडिक्शन है, जो इसका पूरा एरिया है, जितनी सिटीजन में आती है, ये किसका ज्यूरिडिक्शन हो गया, ये ज्यूरिडिक्शन हो गया स्टेट का। अब सेंटर का ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, सेंटर का ज्यूरिडिक्शन हो गया ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये सेंटर का ज्यूरिडिक्शन हो गया, ठीक है, ये पूरा पार्ट सेंटर का ज्यूरिडिक्शन हो गया, क्योंकि सारे स्टेट ही किसके अंडर में आते हैं, सेंटर के अंडर। तो सेंटर जो है वो इन सबके लिए कोई भी लॉ या रूल बना सकता है, बट स्टेट सिर्फ अपने ज्यूरिडिक्शन के अंडर में जाकर किसी भी रूल्स को मेक कर सकता है, बना सकता है, जो सिर्फ उसका ज्यूरिडिक्शन है, जितना उसका एरिया है, जितना कि एक स्टेट है। सेंटर के लिए तो पूरी कंट्री है, बट स्टेट के लिए सिर्फ वो एरिया है जितना बड़ा वो स्टेट है, ठीक है। वो उस पर लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी टाइप से काम कर सकता है, किसी भी टाइप से लॉ बना सकता है। स्पेसिफिक मैटर जो होते हैं लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, किसी पे भी कौन वर्क करेगा, स्टेट या फिर सेंटर, जो जिसके ज्यूरिडिक्शन में जितना आता है वो। अब जैसे ज्यूरिडिक्शन एक तरीके से और समझा सकते हो, जैसे आपके आसपास में पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, बोलते हैं ना कि हमारे इस एरिया का पुलिस स्टेशन है, आप दूसरे एरिया में कंप्लेंट करो, आप दूसरे एरिया के, तो वो पुलिस स्टेशन उस एरिया में आता है, तो वो उसके एरिया के ज्यूरिडिक्शन में आता है। दूसरा पुलिस स्टेशन उस दूसरे एरिया के ज्यूरिडिक्शन में आता है, मतलब एक एरिया कितना है उसके अंदर जो चीज आती है वो उसके ज्यूरिडिक्शन की होगी, उससे बाहर की जो चीजें हैं वो किसी दूसरे के ज्यूरिडिक्शन की होगी। स्टेट में भी सेम है, एक स्टेट की जितने सिटीजन होते हैं वो उस स्टेट्स के ज्यूरिडिक्शन में आ रही है, और जो सेंटर है, सेंटर के लिए तो पूरी ही कंट्री है, तो सारे के सारे स्टेट सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड। देखो जितने भी अथॉरिटी है, ठीक है, जितनी भी अथॉरिटी है, जितने भी टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये दोनों के दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसने गारंटी दी है कि ये आपके इस टाइप से वर्क करेंगे। इन दोनों को गारंटी दी है कि नेशनल भी रहेगा या फिर सेंटर भी रहेगी और स्टेट भी रहेगा, ये गारंटीड है। और गारंटी इनको किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गारंटीड है, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी unilaterally changed by one level of government. Such a changes require the consent of both the levels of government. देखो the fundamental provision, जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजन है या फिर आप फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हो, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है कांट बी अनलिटरली चेंज्ड, उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं कर सकता। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कोई आपकी नोटबुक नहीं है कि आपने किसी भी चीज को पहले लिखा फिर उसको इरेजर से इरेज कर दिया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसको चेंज, किसी भी प्रोविजन को, किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सच अ चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ, ये देखो वर्ड, बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल के गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ता है, हर स्टेट की और सेंट्रल को साथ में आना पड़ेगा, डिस्कशन होगा, उनके डिस्कशन के बाद में जाकर किसी भी प्रोविजन को, किसी भी लॉ को हम चेंज कर सकते हैं, ओके। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अनलिटरली चेंज्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है वो भी उसको इतनी इजीली चेंज नहीं करेगा, चेंज, और कोई भी वन लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती कि सेंटर, ठीक है, सेंटर हेड है तो सेंटर ही उसको चेंज कर सकती है, नो, सेंटर भी उसको चेंज नहीं कर सकती। उसको चेंज करने के लिए बोथ ऑफ लेवल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट मिलकर ही उस चीज को चेंज कर पाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट। अब कोर्ट क्या होता है, देखिए, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो कोर्ट एक इंडिविजुअल थिंग है जो किसी के अंडर में नहीं आता। वैसे तो जुडिशरी के अंदर में कोर्ट है, बट जो जुडिशरी होती है वो इंडिविजुअल होती है, उसके जो डिसीजन होते हैं ना वो किसी के फेवर में नहीं लिए जाते, वो सामने चीज़ों को देख के, उनको सर्च करके, प्रॉपर प्रूफ देने के बाद वो उस पर अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो कोर्ट को जो पावर मिली है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, ये दोनों ही लेवल से बिल्कुल
अलग है। कोर्ट को इसलिए डिफरेंट बनाया गया है, अगर ये किसी के फेवर में होता, किसी के अंडर में होता, तो इसको उससे रिलेटेड डिसीजन सुनाने पड़ते, बट कोर्ट दोनों लेवल से बिल्कुल अलग है ताकि ये इन दोनों को देख सके। ठीक है, अब सेंटर के अंडर में होता तो सेंटर के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता, स्टेट के अकॉर्डिंग होता तो स्टेट के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता, इसलिए इन दोनों से ही इसको डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब है जो मनी वगैरह आती है, किसी भी काम के लिए पैसे की नीड होती है, तो जो आता है गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। दोनों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलग अलग है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग देखेगी और सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग। द फेडरल सिस्टम हैज ड्वेल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट हाँ इस वाले पॉइंट्स में एक चीज और है, ये जो इस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये दोनों ही गवर्नमेंट, देखो जो स्टेट को नीड होती है तो वो सेंटर से डिमांड कर सकती है, रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है तो वो उसके थ्रू पैसा ले सकती है और आगे काम कर सकती है, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं सेंटर के अंडर में आती हैं। स्टेट इस चीज को इस काम को स्टेट करती है कि कहाँ उसे काम करवाना है, इसके लिए तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी अपनी अपनी इनकी है। जिस स्टेट में जो टैक्स वगैरह जाते हैं वो उस स्टेट का होता है। ओके, यहाँ पर फेडरल सिस्टम के ड्वेल ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो फेडरलिज्म से क्या होता है ना, कंट्री जो होती है वो एक यूनिटी में बन जाती है, एक यूनिट के अंदर आ जाती है कंट्री। अब कैसे, देखो अगर हम पावर को डिवाइड ना करें, एक अकेले पर्सन के पास पावर होगी तो कंट्री यूनिटी में नहीं रहेगी, कंट्री के अंदर क्लैशेस होने, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे हमारे पास तो पावर ही नहीं है। बट वही अगर थोड़ी थोड़ी पावर आपने सबको डिवाइड कर दी तो सबका ट्रस्ट आपके ऊपर रहेगा, और जब ट्रस्ट बनेगा तो लोग आपके फेवर में काम करेंगे, तो जिससे कि जो इफेक्ट पड़ता है कि कंट्री पूरी की पूरी एक यूनिट में आ जाती है, कंट्री पूरी एक बन जाती है। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसकी वजह से जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस नहीं करना पड़ता। देखो इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री में बहुत सारी रीजनल डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम हो गए और बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबका कल्चर अलग है, लैंग्वेज सबकी अलग है। अगर हम सबको पावर नहीं देते तो उनको ऐसा फील होता कि हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। बट सबको जब पावर डिवाइड कर दी गई है तो सबके अंदर एक ये फीलिंग आती है कि हाँ हमारे पास भी अपनी पावर है, हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, और उनका जो ट्रस्ट है वो सेंटर के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर बन जाता है, वो उसकी बातों को भी फॉलो करने लगते हैं, मानने लगते हैं, जिससे कि क्या है, दोनों को बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है और रीजनल डाइवर्सिटी भी फेस करने को नहीं मिलती। तो ये इसके की फीचर्स थे जो कि कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये सारे की फीचर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जैसे यहाँ पर देखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सुप्रीम किसको माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी लेवल्स की गवर्नमेंट है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर वो किसी भी काम को नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म के सारे फीचर्स हैं, फेडरलिज्म में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, जैसे सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गई। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, वो किसी के भी साथ में आकर वर्क नहीं करती। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो भी अकेले काम नहीं करती, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वगैरह सब मिलकर काम करती है। ओके, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। कौन कौन से रूट्स हैं जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करती है, कैसे फॉर्म करती है। देखिए, 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। हमारे पास 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू जो फेडरलिज्म है वो काम करता है। मतलब सिंपल अगर वर्ड में कहूँ तो 2 ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे फेडरलिज्म में वर्क करते हैं। तो हम उन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से 2 टाइप हैं कि दोनों ही फेडरलिज्म पे वर्क करते हैं।
म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। देखिए यहाँ पे उन्होंने सिंपल बोला है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है गवर्नमेंट के बीच में और जो लेवल्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं उन दोनों के बीच में, जितने भी लेवल्स है उसमें और जो मेन गवर्नमेंट है उनमें एक ट्रस्ट डेवलप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, जब वो एक साथ में आकर काम करती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। यहाँ पर टू काइंड्स ऑफ रूट्स दिए गए हैं जो कि फेडरलिज्म में वर्क करते हैं। ठीक है, दो टाइप्स दिए गए हैं और दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं हम। पहला है हमारा द फर्स्ट रूट, पहले हम फर्स्ट रूट को पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट। फर्स्ट रूट क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर। देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कमिंग टुगेदर। अब आप कमिंग टुगेदर का मीनिंग बताइए, कमिंग टुगेदर से क्या समझ आता है आपको? देखो कमिंग क्या मतलब होता है? एक साथ आकर मिलना। और दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा होल्डिंग टुगेदर। देखो एक है कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आकर मिलना, होल्डिंग टुगेदर मतलब पकड़ के रखा हुआ है। अब ये दोनों वो टाइप्स हैं जो हमें फेडरलिज्म को दिखाते हैं। दोनों ही कंट्री में फेडरलिज्म है बट दोनों के जो टाइप्स है वो अलग है। फर्स्ट हमारा कमिंग टुगेदर on their own to form a bigger unit. This kind of coming together federation is formed in the USA, Switzerland and Australia. देखिए सबसे पहले मैं आप इन दोनों को बारे में बता देती हूँ, फिर रीड तो हम तब भी कर लेंगे। कमिंग टुगेदर क्या होता है? देखिए एक बड़ा स्टेट है, यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखिए ये एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। अब इस स्टेट में ये छोटे छोटे कंट्री आके मिल रही हैं, ये छोटी छोटी कंट्री हैं, ये आके मिल रही है। अब इनकी जो आइडेंटिटी है ऐसा नहीं है कि इनकी पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो गई है, इनकी पर्सनल आइडेंटिटी भी रहेगी, बट ये कह रहे हम छोटी छोटी कंट्री है, हमारे साथ कोई वॉर वगैरह ना हो जाए, इसलिए हम सारे मिलके एक ग्रेट टाइप ऑफ फीचर बना लेते हैं। अभी सारे मिलकर इन्होंने एक ग्रेड बना लिया, तो ये बहुत सारी कंट्री मिलकर आई और इन्होंने अपने आप को एक बना लिया। बट यहाँ पर एक बनाने के साथ साथ क्या है, एक तो ये बन गई बट इनका अपनी कंट्री में अपने डिसीजन चलेंगे, अपनी कंट्री में अपने रूल्स चलेंगे और इनकी अपनी गवर्नमेंट होगी। तो कमिंग टुगेदर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंट्री मिलकर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना लेती हैं। और वहीं होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक कंट्री कुछ स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन एक होगी, जैसे कि इंडिया की है इंडियन, ठीक है, आपकी नेशनलिटी इंडियन है, आपकी पर्सनली भी है, बट आपको जो पहचान मिलती है वो कंट्री के सिटीजन से मिलती है। बट यहाँ सबकी सिटीजनशिप अलग अलग होगी। सारी कंट्री एक साथ मिलकर काम तो कर रही हैं बट वो कोई इंटरनली आउटरली कोई अफेयर होंगे तो उनमें वर्क करने पड़ेंगे। बट यहाँ होल्डिंग टुगेदर में क्या है, हर स्टेट के पास हर स्टेट एक साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है सेंटर ने उसको कि कोई भी बिखर ना जाए। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री है जिसमें एक कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर होल्ड करके रखा हुआ है। बट कमिंग टुगेदर में बहुत सारी कंट्री मिलकर एक साथ आती हैं, ठीक है, एक ब्रॉड ग्रुप बना लेती हैं, बट उनके अपने आइडेंटिफिकेशन होती है, उनके अपनी गवर्नमेंट होती है। बट क्या होल्डिंग टुगेदर में ऐसा होता है? नहीं, यहाँ सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, बाकी सबके ऊपर सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल लेवल बोलते हैं। कमिंग टुगेदर में ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, अपनी गवर्नमेंट होती है, अपने रूल्स होते हैं। होल्डिंग टुगेदर में सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट काम करती है। ओके तो ये है आपका होल्डिंग टुगेदर। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री है, यूएसए एक कमिंग टुगेदर कंट्री। अब जैसे यूएसए हम बोलते हैं उसका यूनाइटेड, उसका पूरा नाम है यूनाइटेड अमेरिका ऑफ स्टेट्स, या ठीक है, यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका एक कंट्री नहीं है, अमेरिका के साथ में बहुत सारी कंट्री मिलकर हम एक बनाया हुआ है उन्होंने। अब इंडिया क्या है, इंडिया ने बहुत सारे स्टेट को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे यहाँ पर सिंपल दे रखा है डिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं। अब एक बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं
बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर। और एक जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आकर बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। फेडरेशन इज अ फॉर्म इन द, और इस टाइप की जो फेडरेशन है वो हमें यूएसए में देखने को मिलेगी, स्विट्जरलैंड में मिलेगी एंड ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। अब होल्डिंग टुगेदर क्या है, और द सेकंड रूल इज दैट अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर। और होल्डिंग टुगेदर में क्या है, एक लार्ज कंट्री होगी वो अपनी पावर को डिवाइड कर देती है, ठीक है। एक लार्ज कंट्री है वो अपनी पावर को क्या करती है, डिवाइड कर देती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंटेड स्टेट्स में। एक लार्ज बॉडी है वो अपनी पावर को स्टेट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंटेड्स में डिवाइड कर देती है। एंड द नेशनल गवर्नमेंट, और वो खुद एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है। दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉलो इन इंडिया। ये कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में है, स्पेन में है एंड बेल्जियम एंड अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइप का है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हमारा, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब इसमें देखो एक चीज और है, जो होल्डिंग टुगेदर है ना, वहां सबके पास में इक्वल पावर डिवाइड नहीं होती। देखो कोई बहुत बड़ा स्टेट है उसको ज्यादा पावर दे दी, किसी स्टेट को कुछ स्पेशल पावर दे दी गई है, किसी को कम पावर दी गई है, किसी को ज्यादा पावर दी गई है। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा होता है, बट जबकि कमिंग टुगेदर के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां सबको इक्वल पावर डिवाइड होती है, क्योंकि वो कंट्री ही इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, इसलिए वहां पर सबको पावर इक्वल दी जाती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर में जो पावर होती है वो किसी को ज्यादा और किसी को कम दी जाती है, मतलब जो पावर का डिवीजन होता है, पावर शेयरिंग होती है, वो अनइक्वल होती है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।